हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सम्यक क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अभी ट्रेंडिंग में एक टॉपिक है नक्सलवाद, ठीक है। इससे संबंधित आपके छत्तीसगढ़ एसआई एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके लिए ये एक सीजीपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए एसए के लिए भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ये अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है। जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी जून में एक घोषणा किया गया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे संपूर्ण भारत में नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं। मतलब नक्सलवाद लगभग अपने अंतिम कगार पर आ चुका है और कंप्लीट समाप्त हो चुका है ना। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस आंसर और इससे संबंधित सारे टॉपिक्स को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद कब आया, नक्सलवाद क्यों हुआ और नक्सलवाद किस तरह से पनपा, है ना। तो कब, क्यों, कैसे, इन सब की जानकारी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और एक एक करके हम लोग नक्सलवाद को पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं क्योंकि इस टॉपिक से आपका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये अभी छत्तीसगढ़ में एक नक्सलवाद तो पहले से ही प्राचीन, है ना, एक टॉपिक बना हुआ है, आज का नहीं है ये। 1967 से ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत ही एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको उस जब वह समाप्त होने की कगार पर है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ एसआई में तो एक स्पेशल टॉपिक ही है नक्सलवाद करके, और छत्तीसगढ़ मेंस के टॉपिक में आप लोग निबंध में ये सब चीज लिख सकते हैं। और जबकि वनडे एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। या तो फिर नक्सलवाद क्या है, कैसे पनपा, ठीक है ना, कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, इसका आधार क्या है, इसका पनपने का, है ना, किस किस दार्शनिकों के मतलब सोच से ये प्रभावित है, ठीक है। इसको मतलब रोकने के लिए कौन कौन से सरकार के द्वारा अभियान चलाए गए, कौन कौन से राज्य सरकारों का संयुक्त ऑपरेशन चला इसको हटाने के लिए, ठीक है। तब कहीं जाके 31 मार्च 2026 को यह समाप्त हुआ। इन सब चीजों को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं इसे अपने हैंड रिटन नोट से ही आप लोगों को हाईलाइट करके पढ़ाऊंगा और इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक एक चीज को आप लोग अच्छे से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एक ही लेक्चर में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नक्सलवाद। देखिए, नक्सलवाद क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। नक्सलवाद यह एक वामपंथी उग्रवादी विचारधारा है, ठीक है ना। मतलब क्या, एक विचारधारा, एक आंदोलन जो अपने हक की लड़ाई को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति या तो फिर शस्त्रों का हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। और इन्हीं के द्वारा अपने शासन को परिवर्तन करने का भरोसा रखता है। वो क्या कहलाता है आपका, वामपंथी उग्रवाद या तो फिर नक्सलवाद। क्लियर है? तो देखिए, नक्सलवाद हम लोग एसआई में क्यों पढ़ रहे हैं, उसको भी तो जानने का कोई कारण होगा ना। एसआई क्या है, आप लोगों का सब इंस्पेक्टर क्या है, किस चीज का है, ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है। देखिए, देश के लिए हमेशा दो टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। एक बाहरी असुरक्षा और एक आंतरिक असुरक्षा, ठीक है। तो जैसे सीमा पर या विदेशों के साथ अगर लड़ाई हो रहा है या तो हमारे सीमावर्ती देशों के साथ कुछ भी युद्ध हो रहा है तो वो बाह्य सुरक्षा का विषय होता है, ठीक है ना। जबकि ये नक्सलवाद क्या है, ये देश के अंदर, देश के भीतर ही आंतरिक सुरक्षा का विषय है। क्लियर? तो आंतरिक सुरक्षा को निपटने के लिए हमारे पास क्या चीज होती है, पुलिस फोर्स होती है। और बाह्य परेशानियों को निपटने के लिए हमारे पास क्या होती है, सैन्य सुरक्षा होती है ना। तो जो सेना होते हैं वो हमारी बाह्य सुरक्षा का ख्याल रखती है और पुलिस जो है वो आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखती है। चूंकि नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक है, इसलिए आपके एसआई के टॉपिक में नक्सलवाद एक स्पेशल टॉपिक की तरह दिया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक हॉट टॉपिक है तो इसको लेके एसआई के एग्जाम में डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसको बोला जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। लेफ्ट विंग मतलब उसी को वामपंथी बोला जाता है ना। देखिए, किसी भी, देखिए, सरकार के साथ चलते हैं जो सरकारी विचारधारा, जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मानते हैं, उसको बोला जाता है दक्षिणपंथी विचारधारा। और इस सरकार के अपोजिट जो आप लोगों का विचारधारा होता है उसे बोला जाता है आपका वामपंथी विचारधारा, ठीक है। तो इसके प्रोग्रेशन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है। तो यह एक
वामपंथी उग्रवाद आंदोलन है जो सशस्त्र क्रांति या शस्त्रों और हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से शासन में परिवर्तन करने पर भरोसा रखता है। क्लियर, मतलब शांतिपूर्वक नहीं, ये हिंसात्मक का तरीका अपनाएंगे, अस्त्र शस्त्र का उपयोग करेंगे और सरकार के नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है ना। तो इसी को 2006 में मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया था। ठीक है, एक्चुअल में उस समय अपने चरम पर था नक्सलवादी, है ना, जो गतिविधियां थी वो 2010 से लेकर 2025 तक ये अपने एक्सट्रीम में आ चुका था, है ना। लेकिन एक्चुअल में 2010 के बाद बहुत सारे नक्सलवादियों को समाप्त करने के लिए अभियान चलाए गए थे। ठीक है, तो उस अभियानों के दौरान वो भी अपने अंतिम छोर पे आ गए थे, अपने एक्सट्रीम पे आ गए थे नक्सलवादी लोग भी। फिर उसके बाद धीरे 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 करके कम होते गया और अंततः फाइनली 31 मार्च 2026 को नक्सलवादी विचारधाराएं या हिंसात्मक गतिविधियां समाप्त हुई छत्तीसगढ़ में, है ना। समाप्त इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा नक्सलिज्म ही खत्म हो गया, नक्सलिज्म से संबंधित हिंसाएं समाप्त हुई, है ना। विचारधारा अभी भी है और वो मतलब चल रहा है अभी भी, है ना। तो नक्सलिज्म नक्सलवाद प्रक्रिया समाप्त हो गई है ना, जिससे हिंसा होता था वो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई है। तो देखिए ये क्या क्या चीजों पे भरोसा करते हैं। पहला तो ये करते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति एक तरह का युद्ध करने की तकनीक है जिसमें जंगलों में या बिहड़ों में छिप छिप कर लोग जो है मतलब जो भी आपके सामने वाले अपोजिट पार्टी के ऊपर में आक्रमण करते हैं, है ना। तो ये होता है गुरिल्ला युद्ध पद्धति। एक गुरिल्ला भी वैसी करता है, छिपा रहता है, किसी चीज को देखता है तो फिर उसके बाद अचानक से अटैक करता है उस पर। ठीक है, तो ये आप लोगों की गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर रहते हैं। दूसरी, राज्य सत्ता को लगातार चुनौती देते रहते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होते हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट की जितने भी नीतियों का ये क्या करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। तीसरा क्या है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करते हैं। एक्चुअल में लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करने का कारण इनका सरकार ही है। ठीक है ना, मतलब ये सरकारी राजतंत्र चाहते ही नहीं है। मतलब ये चाहते हैं कि सभी समान हो, किसी हेरार्कियल होना ही नहीं चाहिए, पदानुक्रम होना ही नहीं चाहिए समाज में, सभी व्यक्ति समान हो, वस्तुओं का समान वितरण हो। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आपके कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल से आए, तो उसको भी आगे बढ़ेंगे, वही आगे बढ़ के नक्सलिज्म का विचारधारा बना। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी ये पुरजोर विरोध करते हैं। उसके बाद सशस्त्र विद्रोह और संघर्ष में ये लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, और ग्रामीण और आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्रों को ये आधार बनाकर सक्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है, पहली बात। दूसरा चीज, उनके पास अशिक्षा होता है, उनके पास संसाधन की कमी होती है, तो उनको प्रलोभन देना भी आसान होता है। ठीक है, तो वो भोले भाले होते थे, तो उसी एरिया से ये लोग अपना टारगेट करके अपना ये विचारधारा को फैलाते थे। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अब देखते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो वामपंथी वही होता है जो सरकार के अपोजिट विचारधाराओं के साथ काम करे, उदारवादी विचारधारा, है ना। और जबकि दक्षिणपंथी क्या होता है, सरकार के साथ काम करे, जो सरकार के नियमों का पालन करे, सरकारी राजतंत्र की लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था पर आगे बढ़े, वो क्या कहलाता है आपका दक्षिण विंग। ठीक है, तो इसको लेफ्ट विंग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, साउथ विंग, राइट विंग बोल देंगे। ठीक है, चलिए देखिए विचारधारा कहाँ से आया, नक्सलिज्म का विचार कहाँ से आया। तो देखिए सबसे पहले कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, ये जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री भी थे। जिस तरह से एडम स्मिथ थे अर्थशास्त्री, उन्होंने पूंजीवाद को जन्म दिया, पूंजीवाद के जनक कहलाते हैं वो। उन्होंने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ द नेशंस, है ना। उसी प्रकार कार्ल मार्क्स उससे पहले देखिए, उनके बाद ये आए और समाजवादी विचारधारा को इन्होंने जन्म दिया। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा क्या 1849 में, दास कैपिटल, और उनका नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मतलब जो आपके अमीर वर्ग हैं, जिसे बुर्जुआ कहा इन्होंने, है ना, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा, तो बुर्जुआ वर्ग ने गरीब वर्ग का शोषण कर लिया है लगातार, है ना, और आपको अपने कदमों पे नचा रहा है और आपका शोषण कर रहा है और अपना लाभ कमा रहा है। ये कहा था दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने। तो इनका नारा क्या था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जिसमें अमीर वर्ग को इन्होंने बुर्जुआ वर्ग कहा, शोषक वर्ग जिसे, है ना। और उसके बाद गरीब वर्ग को या मजदूर वर्ग को इन्होंने क्या कहा, सर्वहारा वर्ग, है ना, जो अपना सब कुछ हार चुका है और उनके अपना मेहनत दे रहा है और उसका लाभ बुर्जुआ वर्ग उठा रहा है ना। तो इन्होंने दो भागों में बांटा समाज को, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में। ठीक है, तो उन्हीं सर्वहारा वर्ग को इन्होंने क्या कहा, एक हो जाने के लिए कहा। और देखिए ये जर्मनी के दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, पूंजीवाद का ये पुरजोर विरोध करते थे, है ना। मतलब ये पदानुक्रम आर्थिक समानता चाहते थे। ठीक है ना, मतलब सभी के पास
समान वितरण हो संसाधनों का, ना कोई ऊपर हो ना कोई नीचे हो। ठीक है, ये मजदूर वर्ग का शोषण का सिद्धांत दिया था, है ना, मतलब मजदूर वर्ग को किस तरह से पूंजीवादियों के द्वारा शोषित किया जा रहा है, इस चीज का सिद्धांत दिया था। ये क्या चाहते थे, ये एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, जो बताया, जिसमें कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो, सबके पास संसाधन और आर्थिक वस्तुओं का समान वितरण हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहते थे समाज से, है ना, मतलब कोई निजी ऐसा कंपनी मत हो जिसका पूरा प्रभुत्व हो समाज में, बाकी सब उसके अंडर में काम करें। ठीक, संसाधनों पर समान अधिकार चाहते थे, सभी के पास सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो, और अमीर गरीब ऊंच नीच जैसे चीजों को ये समाज से हटाना चाहते थे, मतलब सभी को इक्वलाइज करना चाहते थे, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, है ना, वर्ग संघर्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे। तो ये आप लोगों का कार्ल मार्क्स का विचार है, और यही विचारधारा आगे जाके क्या कहना है, मार्क्सिज्म, है ना, मतलब इसी को बोलते हैं मार्क्स विचारधारा। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स विचारधारा को। उसके बाद, इनके बाद फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है ना, तो फ्रांस में एक व्यक्ति थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, पुतिन नहीं ना, पुतिन तो अभी वहां के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर लेनिन, है ना, इनके विचारधारा को लेनिनवाद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने तो केवल सिद्धांत दिया, है ना, सिद्धांत दिया, विचारधारा बताया कि इस तरह से ऐसे मत करना चाहिए, तो इस तरह से हम समाज में समानता ला सकते हैं करके उन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया, व्लादिमीर लेनिन ने, है ना, ये क्या किया, मजदूर वर्ग का इन्होंने संगठन बनाया, है ना, और इन्होंने क्या किया, मार्क्स के सर्वहारा समुदाय के कल्याण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मार्क्स ने जो उसको केवल सिद्धांत के नियम को बताया और उसे वास्तव में व्यवहार में लेनिन ने लागू किया। मतलब जो सिद्धांत है, व्यवहार किस तरीके से करके समानता लाया जा सकता है, उसको मार्क्स ने बताया, लेकिन उसको वास्तव में अप्लाई किसने किया, लेनिन ने किया। उन्होंने मजदूर वर्ग का एक संगठन बनाया, उसको राजनैतिक दल बनाया, और राजनैतिक दल बनाकर एक अनुशासित संगठन बनाकर उसको इन्होंने साम्यवाद को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो मार्क्सिज्म को वास्तव में व्यवहार में लाने का काम किया है व्लादिमीर लेनिन ने, है ना। जब देखिए 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति बोलते हैं, ठीक है ना, उस समय तो उसी रूसी क्रांति में इस चीज का प्रयोग किया गया था व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए, लेनिन ने लागू किया तथा संगठित राजनीतिक दल का निर्माण पर बल दिया। क्रांति के लिए एक अनुशासित संगठन को आवश्यक मानकर 1917 में रूसी क्रांति का समर्थन किया। ठीक है ना, तो ये भी समानता लाने के लिए रूसी क्रांति का समर्थन किए थे। तो इसी विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, लेनिनवाद बोलते हैं। क्लियर, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। उसके बाद जो तीसरा चीज होता है वो होता है चीन में। चीन भी एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो देखिए चीन में थे एक माओ ते सुंग बोलते हैं, है ना, उसको माओ से तुंग। ठीक है, तो माओ से तुंग, इन्हीं के नाम से ये जो विचारधारा है वो क्या कहलाया, माओवाद कहलाया, है ना, मतलब उनके नाम से ही ये माओवाद के नाम से पॉपुलर हुआ, ये जो आप लोगों का विचारधारा है वो। तो देखिए ये एक चीन के साम्यवादी नेता थे। माओ सेतुंग जो है वो चीन के एक समाजवादी नेता थे। इन्होंने क्या किया, किसानों को एकत्रित किया, सारे किसानों को, और मतलब किसानों को ही मुख्य रूप से शोषक वर्ग समझकर उनको आधार बनाकर क्रांति की शुरुआत इन्होंने गांव से किया। ठीक है, तो देखिए इन्होंने किसानों को क्रांति का आधार माना। ठीक है, और क्रांति को गांव से शुरुआत करने पर जोर दिया। क्लियर है, मतलब देखिए गांव के लोगों को सबसे ज्यादा शोषण कर रहे हैं, शहरों के पूंजीपतियों के द्वारा शोषण हो रहा है, तो उन्होंने गांव को पकड़ा और गांव से ही इन्होंने क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, तो अब गांव में उस समय तो इतना डेवलप नहीं था, उस समय जंगल पहाड़ ये सब चीज होते थे, तो इन्होंने क्या किया, जंगली क्षेत्रों में अपना विस्तार किया विचारधारा का, और गुरिल्ला पद्धति से क्रांति की शुरुआत की। क्लियर, गुरिल्ला पद्धति मतलब वही जो बताया, छिप कर आक्रमण करना अचानक से। ठीक है ना, तो जंगली पहाड़ी क्षेत्रों का आधार बनाकर गुरिल्ला पद्धति से क्रांति की शुरुआत की। इनका टारगेट था कि गांव के एरिया से हम लोग जाएंगे सभी तरफ से, और बीच में बसे शहर को अपने हाथ में कब्जा कर लेंगे और वहां पे सत्ता परिवर्तित कर देंगे। ये इनका विचारधारा था। तो देखिए शहरों को घेर कर सत्ता को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, तो देखिए जो भी शहर होता है वो गांवों के बीच में बसा होता है। ठीक है, मुख्य आर्थिक केंद्र होता है वो, वहीं से सभी चीजों वस्तुओं का आदान प्रदान या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो उसी को हम लोग गांवों से घेरेंगे,
ठीक है, गुरिल्ला पद्धति के द्वारा। ये किसने कहा? माओ से तुंग ने, ठीक है। और इनका देखिए, इनका एक प्रसिद्ध कथन है माओ त्से-तुंग का, क्या? सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है, ठीक है ना, सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है, मतलब सशस्त्र विद्रोह करो तभी सत्ता परिवर्तन कर सकते हो। क्लियर? तो इनका ये सिद्धांत था, ठीक। तो हम लोग तीन लोगों को पढ़े, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से-तुंग। तो माओवाद के जनक कौन है बोलने से माओ त्से-तुंग है ना। ये कहाँ के थे? ये चीन के थे। क्लियर? इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। तो देखिए फिर क्या हुआ, ये भारत में भी अपना प्रचार प्रसार करने लगे, भारत में भी पहुंच गया ये विचारधारा, ठीक है। ये भारत में स्टार्ट हुआ था, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग नामक जगह है वहां पे, वहां एक जगह है नक्सलबाड़ी। तो नक्सलबाड़ी में ही चारू मजुमदार, ठीक है ना, जंगल सन्याल, इस इन इन लोगों ने क्या किया था, इस आंदोलन को भारत ने स्टार्ट किया, तो उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहां तक ये जो तीन लोग हैं, इनके विचारधाराओं का नक्सलवाद पे बहुत प्रभाव पड़ा था, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे, इन्होंने समाज की समस्या को बताया और सिद्धांतों को दिया, ठीक है। अमीर वर्सेस गरीब, बर्जुआ वर्सेस सर्वहारा, इन सब का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से आर्थिक असमानता है। ये अपने बुक दास कैपिटल में इस चीज का वर्णन किया था। फिर उसके बाद व्लादिमीर लेनिन ने इस विचारधारा को अप्लाई किया और राजनीतिक संगठन का निर्माण किया तथा क्रांतिकारी राजनीतिक दल का गठन किया था, है ना। उसके बाद आते हैं माओ सेतुंग। माओ सेतुंग ने क्या किया था, समाज सशस्त्र रूप से विद्रोह करने के लिए गुरिल्ला पद्धति का यूज किया था और गांवों से शहरों पर कब्जा करके सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया था माओ ते सेतुंग ने, ठीक है। कुल मिला के जो गुरिल्ला पद्धति है उसी की शुरुआत हुई, और ये आप लोगों के इसके बाद क्या होता है, माओवाद विचारधारा का पूर्ण तरीके से स्टेब्लिशमेंट हो जाता है और एक विचारधारा की तरह पूरे विश्व में फैलने लगती है। क्लियर? तो इसी माओवाद का प्रभाव जो है फिर भारत में वेस्ट बंगाल पे पड़ता है, ठीक है। देखिए 2009 में भारत सरकार ने यूएपीए, एक यूएपीए होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, इसको याद रखिए। इसी के तहत जितने भी आपके अनलॉफुल एक्टिविटी होते हैं जिसके कारण देश के आर्थिक आंतरिक सुरक्षा को खतरा रहता है, तो उन सब चीजों को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है यूएपीए, ठीक है ना, ये एक संस्था है। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत सीपीआई मोइस्ट, है ना, मतलब ये माओवादी वाला, ये कैसे बना उसको भी बताऊंगा। सीपीआई मोइस्ट को एक प्रतिबंधित संगठन के रूप में घोषित किया गया था, कब? 2009 में। क्लियर है? और वैसे भी उस समय 2006 में क्या बोला गया था मनमोहन सिंह के द्वारा, कि माओवाद जो संगठन है वो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसे मनमोहन सिंह ने कहा था, ठीक है। तो चलिए भारत में अब देखते हैं हम लोग माओवाद की शुरुआत, भारत में किस तरह से माओवाद की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग करने। वो विचारधारा अब पूरे विश्व में फैलने लगी थी, है ना। तो लोगों के दिमाग में, जो गरीब लोग थे या तो शोषित वर्ग थे, उन लोगों के दिमाग में आया कि हम भी अपने देश में इस तरीके की कुछ आंदोलन अपना सकते हैं और अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में देखिए नक्सलबाड़ी ग्राम दार्जिलिंग जिला में पश्चिम बंगाल में है, वहीं पे 18 मई 1967 को, मतलब 18 मई 1967 को एक खतरनाक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम है क्या? माओवाद आंदोलन। और चूंकि जगह का नाम है नक्सलबाड़ी, इसीलिए भारत में इस विचारधारा का नाम हो गया नक्सलवाद। क्लियर? तो इस माओवाद का शुरुआत, जो नक्सलवाद विचारधारा की शुरुआत के कारण क्या कहते हैं भारत में, देखिए सबसे पहले तो विस्थापन और जनजातीय असंतोष। एक्चुअल में क्या होता, भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो अब औद्योगिकीकरण होने लगा, ठीक है ना, खनन वनन होने लगा, पूरा जमीन का बांध निर्माण होने लगे, ठीक है ना, वन अधिग्रहण होने लगा, वनों को जहाँ पे जनजाति लोग अपने मर्जी से जाते थे वनोपज का उपभोग करते थे, वहां पे अब राष्ट्रीय वन क्षेत्र घोषित कर देने से उनका जाना प्रतिबंधित हो गया था, जिस कारण से विस्थापन और जनजातीय असंतोष फैल गया, ठीक है। और इनको ये लगा कि हमारे हक को सरकार हमसे दूर कर रही है, छीन रही है, ठीक है। अब भूमिहीन किसानों का शोषण, जैसे जमींदारी व्यवस्था हुआ करता था, तो उस समय बड़े बड़े लोग क्या हजारों एकड़ जमीन को अपने पास रखते थे, ठीक है ना। उसी के बाद तो भूदान आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, भूमिहीन किसानों को जमीन वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो इन सब जो आपका क्या बोलना चाहिए, इन कानूनों का
अच्छे से वहां पे एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा था, वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था, जिससे उनको इस चीज का फायदा नहीं मिल पाता था। तो फायदा नहीं मिलने के कारण भूमिहीन किसानों का लगातार शोषण होने लगा, जमींदारी व्यवस्था ये सब चीजों से, और इन सभी कानूनों का अच्छे से एप्लीकेशन या तो अप्लाई नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो उस कारण से भी उनमें असंतोष हुआ। जमींदारी व्यवस्था से अधिक लाभ जमींदारों को होने लगा, मजदूरों का शोषण होने लगा, भूमि पर मालिकाना हक का अभाव हो गया, ठीक है ना। भूमि सुधार कानूनों का लचीला क्रियान्वयन। अब देखिए विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार कानून लाए गए थे, जमींदारी उन्मूलन उन्मूलन कानून, भूदान आंदोलन 1951 में। कौन लाया था इसको? विनोबा भावे लाए थे, है ना, याद रखना, भूदान आंदोलन 1951 में। तो इन सब चीजों का सही से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण नक्सलवाड़ी ग्राम में इस विचारधारा का पनपना शुरू हुआ, ठीक है। और उसके नेता कौन कौन थे? तो इन चारों का नाम याद रखिएगा, चारू मजूमदार, कानू सन्याल, जंगल संथाल और कन्हई चटर्जी। इन चारों ने मिलके इस आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो ये चारों का नाम आना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखिए जगह के साथ माओवाद क्रांति नक्सली क्रांति के नाम से भारत में प्रसिद्ध हुआ। एक्चुअल में नक्सलवाड़ी जगह में स्टार्ट हुआ था ये, इसलिए क्या हुआ, इसका नाम माओवाद से नक्सलवाद हो गया भारत में। क्लियर? चलिए, तो अब ऐसे ही तो नहीं चलेगा ये संगठन, इसके लिए कुछ पार्टी बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले पहली पार्टी बनी थी वो CPI-ML का गठन, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, ठीक है। तो मार्क्स और लेनिन के विचारधाराओं को मिक्सअप होके क्या बना, CPI-ML। इसकी गठन हुई थी 1969 में। देखिए 1969 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी समय इसरो की स्थापना हुई थी, इसी समय CPI की स्थापना हुई थी, इसी समय आप लोगों का हरित क्रांति चला था जो 1966 से 1969 में हुआ था। तो 1969 एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोगों को कम से कम 25-30 चीज ऐसे है जो देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसको आप लोग 1969 लिख के और क्या क्या इवेंट हुआ था उसको लिख के याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका विचारों का आधार क्या था? मार्क्सवाद और लेनिनवाद था, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति करना, भूमि सुधार करना और सत्ता को परिवर्तन करना, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, यह बहुत जोरों शोरों से चलते रहता है इन लोगों का विचारधारा, इनकी पार्टी, लेकिन 1971 में चारू मजूमदार की अचानक से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो चारू मजूमदार की मृत्यु होने के बाद जो ये CPI-ML है वो कई भागों में टूट जाता है और थोड़ा सा इसका पतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर ये वापस एक होके, जितने भी पार्टी टूटे होते हैं वो सब कंबाइंड होके एक नई पार्टी का गठन करते हैं, CPI मॉइस्ट करके, जो माओवादी या तो फिर माओ से तुंग के विचारधाराओं से प्रभावित था, है ना। वो सशस्त्र क्रांति और शहरों पे अटैक करने के सिद्धांत पे कार्य करते थे। तो देखिए यहाँ पे पहला पार्टी हो गया, अब दूसरा पार्टी है आप लोगों का CPI मॉइस्ट, है ना। तो CPI मॉइस्ट मतलब माओवादी विचारधारा, मतलब माओ से तुंग के विचारधारा से प्रभावित। इसकी गठन हुई थी 21 सितंबर 2004 को, ठीक है। इसमें दो संगठन का विलय हो गया था। जैसे देखिए इनके चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद कई पार्ट में टूट गए थे, है ना। जो माओवादी संगठन है वो आप लोगों का CPI-ML कई भाग में टूटा था। उसमें एक था आपका पीपुल्स वार ग्रुप, है ना। तो ये पीपुल्स वार ग्रुप जो है 2004 में बना था, ठीक है। उसके बाद माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ये बना था आपका 1965 से 1975 के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो गया, आपस में विलय हो गया, पीपुल वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का। और इन दोनों संगठनों के विलय से क्या बना, CPI मॉइस्ट, जो माओ से तुंग के विचारधाराओं पे आगे बढ़ा, ठीक है। तो देखिए विचारों को माओ से तुंग से जोड़ा गया है, इसके विचारधाराओं को, ठीक है। और यही भारत में प्रमुख माओवादी संगठन है अभी भी, ठीक है। इसी का मतलब अभी आपको 31 मार्च 2026 को उन्मूलन कर दिया गया है, ये बताया गया, ठीक है। तो चलिए, तो एक तरीके से देखते हैं। सबसे पहले 1967 में क्या हुआ, नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। 1969 में CPI-ML का गठन हुआ, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का। उसके बाद 1971 में क्या हुआ, चारू मजूमदार की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद 1970 के दशक में CPI-ML का क्या हो गया, दमन हुआ और विघटन होने लग गया था, है ना। उसके बाद 1980-90 में पुनः विस्तार हुआ और वैसे पीपुल्स, ये सब पीपुल वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, इन सब की स्थापना हुई। उसके बाद 2004 में CPI मॉइस्ट का गठन हुआ। कब? ये पीपुल्स वार ग्रुप और किसका, MCC का, है ना, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, इन दोनों के विलय से आपका क्या हुआ, 2004 में CPI मॉइस्ट का गठन हुआ। आया समझ में? तो ये हो गया आप लोगों का
माओवाद का विचारधारा का विस्तार भारत में। ठीक, तो हम लोग इसके दशकों को निम्न तरीके से बांट सकते हैं। पहला क्या, 1967 से 1980 के बीच में वैचारिक विकास का चरण था, है ना। माओवाद के लिए विचारों का विकास हुआ था, चारू मजुमदार, कन्हई सान्याल और जंगल संथाल, इन लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1980 से लेकर 2004 तक इसको व्यवहारिक रूप से विस्तारित किया गया। विभिन्न प्रकार के पार्टियां बनाई गई हैं ना, जैसे सीपीआई माओइस्ट हो गया, पीपुल वार ग्रुप हो गया, ठीक है, एमसीसी हो गया, इन सब का स्थापना हुआ। फिर 2004 से 2026 तक क्या हुआ, इनका अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हुआ, मतलब विदेशों से इनको फंडिंग मिलने लग गया, है ना, विदेशों से गन मंगाने लग गए, ट्रेनिंग करने लग गए, ठीक है ना। तो विदेश अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हुआ और आधुनिकीकरण होने लग गया था। ठीक है, तो उसके बाद 2026 31 मार्च 2026 को ये विचारधारा अपने समाप्ति पर आ गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों का उसका विकास की क्रम है। ठीक है, सबसे पहले वैचारिक विकास का चरण, फिर व्यवहारिक विस्तार हुआ उसका, मतलब व्यवहार में पार्टी गठन करके युद्ध करने लग गए थे। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय संपर्क साधने लगे और आधुनिकीकरण के चरण में 2004 से लेकर 2026 तक आगे बढ़े। क्लियर। ठीक, तो समझ में आया माओवादी विचारधारा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, रेड कॉरिडोर। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसे गृह मंत्रालय यूज किया था 2009 में। ठीक है ना, तो इस शब्द का प्रयोग 2009 में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पहली बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पट्टी जो उसके लिए किया था। ठीक है, तो जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इधर तेलंगाना है, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है। तो ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोला, एक पट्टी की तरह है ना। तो यहाँ पे क्या है, दंडकारण्य क्षेत्र में आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव है मॉइस्ट एक्टिविटी। तो इस एरिया को क्या कहा गया आपका, रेड कॉरिडोर कहा गया है ना। मतलब ऐसा कॉरिडोर जहां पे नक्सली मूवमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए नक्सल प्रभावित राज्य, ये जून 2024 की स्थिति में टोटल 10 थे, है ना। 10 जो राज्य थे वो नक्सल प्रभावित राज्यों में आते थे। उसमें था छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल के कुछ क्षेत्र, है ना। केरल के भी कुछ क्षेत्र में नक्सलवादी एक्टिविटीज उस समय चल रही थी। ठीक, तो सर्वाधिक प्रभावित राज्यों को अगर देखें हम लोग, तो सर्वाधिक प्रभावित राज्य में है सबसे पहले पे छत्तीसगढ़, जिसमें 16 जिले प्रभावित थे, और झारखंड जिसमें 14 जिले प्रभावित थे। क्लियर, आया समझ में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग उस क्षेत्र को। देखिए सबसे पहले तो दंडकारण्य क्षेत्र में जो बस्तर संभाग है, वहां पे इन लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल क्षेत्र था। क्यों, उसका कारण है, देखिए घने जंगल और पहाड़ है ना, वहीं पे बहुत विभिन्न प्रकार की कंदराएं, मतलब गुफाओं का था, जो उनके रहने के लिए एक सुविधा प्रदान करती थी। घने घने जंगल जिसमें गुरिल्ला पद्धति का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता था। ठीक है, वहां तक प्रशासनिक पहुंच कम होती थी, सरकारी जो काम काज है, सरकारी गतिविधियां कम होती थी, जिससे उनको फायदा मिलता था, है ना। और आदिवासी लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको अपने चंगुल में लेना है, अपने विचारधाराओं में डालना आसान होता था उन लोगों के लिए। विचारों का प्रसार प्रसार में आसानी होती थी, है ना। तो वहां पे क्या है, आप लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था ही कमजोर है, पुलिस कम है ना, वहां पे सैन्य बल कम थे। तो वहां पे अपने विचारों को कहीं पे भी जन चौपाल लगाकर ये अपने विचारों को फैलाते थे। ठीक है, तो इसीलिए दंडकारण्य क्षेत्र इनके लिए बहुत ही अनुकूलित क्षेत्र हो गया था। क्लियर, चलिए वही चीज है। देखिए वामपंथी और दक्षिणपंथी में अंतर क्या है, तो मैं बताया ना, ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट हुआ था, है ना, 1789 में। क्लियर, तो देखिए वामपंथ क्या होता है और दक्षिणपंथ क्या होता है। वामपंथ क्या होता है, ये समानता पर बल देता है। जो आपका माओवादी लोगों का विचारधारा है वो वामपंथी विचारधारा है। ये समानता पर बल देते हैं, ये उदारवाद पर बल देते हैं, स्ट्रिक्टनेस नहीं होना है ना। मतलब सभी एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ रहें, पूंजी का समान वितरण हो, संसाधनों का समान वितरण हो, एक दूसरे के साथ ज्यादा भाईचारा रहे, इस टाइप का ये। और एक क्लासिकल अप्रोच को अपनाते हैं, मतलब आधुनिकीकरण या तो फिर मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, ये सामाजिक समानता पर बल देते हैं और साम्यवाद पर बल देते हैं। ठीक है, और दक्षिणपंथी क्या होते हैं, जो ये नेशनलिस्ट होते हैं, जो देश को एक राष्ट्रवाद पर बल देते हैं, मतलब राष्ट्रीय विचारधाराओं को ज्यादा ध्यान देते हैं। ये परंपरावादी होते हैं, जिस तरीके से जिस परंपराओं को हम लोग क्या बोलना चाहिए, अपने अनुकूलन में लेते हुए आगे बढ़े हैं, जिस तरह से हमने एक परंपरा के आधार पर
देश को आजाद कराया है, एक परंपरा के आधार पर हमारा जो लाइफस्टाइल परिवर्तन हुआ है, संस्कृति को अपनाया है, उसी परंपरा को अपनाने के फिराक में रहते हैं। ये सामाजिक पदानुक्रम का समर्थन करते हैं, है ना। मतलब जो समाज में पदानुक्रम है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, है ना, जैसे कलेक्टर वलेक्टर, ये सब उसके नीचे कर्मचारी, उसके नीचे ऊपर अधिकारी, इस टाइप के इन लोग हिरार्कियल सेटअप का क्या करते हैं, ये समर्थन करते हैं, और पूंजीवाद या राष्ट्रवाद का ये समर्थन करते हैं, ठीक है। मतलब ये विकास करने की ओर रहते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर अपनाते हैं, जबकि ये इक्वलाइज नेचर अपनाते हैं, वामपंथी, ठीक है ना। क्लियर। चलिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण अब देखते हैं कैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनपा। तो इसके कई कारण हैं, उसमें सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, भौगोलिक कारण है, ठीक है। तो सामाजिक कारण में सबसे पहले देखते हैं हम लोग सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण देखिए, आदिवासियों का शोषण होना, ऑब्वियस सी बात है। देश आजाद हुआ था, उनको संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती थी, सामाजिक कानून नीतियों का उनके पास पहुंच नहीं हो पाता था, तो उनका शोषण होता था। जमींदारी प्रथा चलती थी, भूदान आंदोलन हुआ, उसमें उनको फायदा नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन हुआ, उस समय उसको फायदा नहीं मिला, तो इन सबसे उनमें असंतोष की भावना आई। अशिक्षा, ठीक है, शिक्षा के कम के कारण वो जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी विचारधाराओं से, है ना। उसके बाद सामाजिक अवहेलना, अब कमजोर हैं तो गरीब है करके उनको किया जाता था, समाज में बहिष्कृत किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। और उसके बाद वन अधिकार का शोषण, जैसे राष्ट्रीय वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था, जहां से वो वनोपज का उपार्जन करते थे, जिससे अपना पैसा कमाते थे, है ना, अपना जीवन चलाते थे, आर्थिक गतिविधियां करते थे, उसी को उनके हक से छीन लिया जा रहा था, तो वन अधिकार का शोषण हुआ, इसके कारण भी नक्सलवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद आर्थिक कारण क्या, अब गरीबी, ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक गतिविधि होगी नहीं, पैसा नहीं होगा तो गरीब हो जाएंगे। बेरोजगारी, अब अशिक्षा है तो बेरोजगारी होना तो लाजमी है, ठीक है। तो कम, मतलब ज्यादा मेहनत और कम पैसा से उनके आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती थी। भूमि असमानता, अब देखिए, जमींदारी उन्मूलन तो हुआ मुख्य क्षेत्र में, लेकिन जंगली और बीहड़ क्षेत्रों में वैसा का वैसा ही प्रथा चल रहा था, जिसके कारण भूमि असमानता, उनके पास भूमि मिला ही नहीं। उसके बाद प्रशासनिक कारण क्या क्या हो सकता, भ्रष्टाचार। अब देखिए उधर क्या हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, उधर कोई नेता नहीं जाता, ना कोई अच्छे आदमी, बड़े लोग नहीं जाते, तो वहां के रोड पूरे गलत तरीके से बन रहे हैं, वहां सब पैसों को दबा दिया जाता है ना। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, 2 रुपए काम को 10 रुपए लिया जाता है और 1 रुपए का काम किया जाता है। उसके बाद योजनाओं का लाभ ना मिलना, अब वहां देखिए, वहां पे कई राशन कार्ड बना होगा 100 परिवारों का, लेकिन मात्र 30-40 परिवार को राशन देते होंगे, बाकी राशन को बेच देते होंगे, तो इस टाइप का योजनाओं का उनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल पाता था, है ना। उसके बाद प्रशासनिक उपेक्षा, अब प्रशासन के कोई भी नीति वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वो कहाँ से मुख्य धारा में आएंगे, है ना। उससे उनके मन में ये सब आक्रोश के कारण नक्सलवाद का उदय हुआ था। फिर भौगोलिक क्षेत्र, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां का एरिया ही ऐसा है कि नक्सलवाद को पनपने के लिए हेल्प करता है। जैसे घने जंगल, गोरिल्ला पद्धति के लिए युद्ध करने के लिए उनका घना जंगल, बीहड़, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दुर्गम पहाड़ियां, और एक तो सीमावर्ती क्षेत्र। अब देखेंगे आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो सीमावर्ती क्षेत्र रहता है, उसमें सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देता है ना। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में डेवलपमेंट कम होता था, ठीक है, जिसके कारण उनको पर्याप्त माहौल मिलता था लोगों को भड़काने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। तो ये भौगोलिक कारण भी हो सकता है। तो टोटल नक्सलवाद के 4 कारण देखे हम लोग, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण और भौगोलिक कारण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो रेड कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया था 2009 में, उस रेड कॉरिडोर के तहत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले बिलासपुर संभाग, इसमें मुंगेली और कवर्धा, ठीक है। सरगुजा में बलरामपुर का एरिया अभी भी एक्टिव था कुछ समय पहले तक। दुर्ग में राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ सुई खदान क्षेत्र। रायपुर में धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद में ये एक्टिविटी चल रही थी, और बस्तर के सभी जिलों में, ठीक है। बस्तर में 7 जिले हैं, सातों के सातों जिलों में यह एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति को देखते हैं 2026 के अनुसार, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2026 में देश के कोई भी जिला आधिकारिक रूप से नक्सल हिंसा प्रभावित जिला श्रेणी में नहीं है। ऐसा घोषणा 10 जून 2026 को केंद्र सरकार ने की कि 31 मार्च 2026 तक भारत ने नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। क्लियर, ये ऑफिशियल गृह मंत्रालय से अनाउंसमेंट हुआ है कि 31 मार्च 2026 को भारत नक्सल मुक्त हो चुका है।
इन द मीन्स नक्सल मुक्त का अर्थ ये नहीं है कि मतलब ये एक्टिविटी ही खत्म हो गई है। एक्टिविटी अभी भी चल रही है नक्सलवाद वाली, है ना, लेकिन उनसे लोगों को हिंसात्मक गतिविधियां नहीं हो रही हैं और हिंसा नहीं हो रहा है, जिससे नुकसान नहीं हो रहा है लोगों का। ठीक है, विचारधारा को समाप्त होने में अभी समय लगेगा, लेकिन जो एक्टिविटी है वो समाप्त हो गई है, ऐसा कहना है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, नक्सल मुक्त का अर्थ यह नहीं है कि सभी गतिविधियां पूर्ण समाप्त हो जाएं, बल्कि संगठित नक्सली नेटवर्क और हिंसक घटनाओं में कमी आना ही नक्सल मुक्त भारत का उद्देश्य था अभी के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे उनको मुख्य धारा में लाएंगे तो उनका ये विचारधारा भी बदलेगा, है ना। तो ये है आप लोगों का नक्सल मुक्त भारत का अभियान। अब देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग लिख के रखेंगे, इसको याद करेंगे कौन कौन से अभियान आपका नक्सलवाद के लिए था, उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015 में, ये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना का निर्माण किया गया था 2015 में। ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या थे, इसके प्रमुख स्तंभ, पहले तो सुरक्षा अभियान। ठीक है, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, नक्सलवादी एक्टिविटी से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जाएंगे। विकास कार्यक्रम, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा उनको, और संरचना का निर्माण किया जाएगा और उसको विकास कार्य वहां पे सक्रिय रूप से किए जाएंगे। फिर अधिकार आधारित योजनाएं, और वहां पे जितने भी वन वन अधिकार अधिनियम हो गया, ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा पोषण अधिनियम हो गया, ठीक है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम हो, ये सारी अधिकार आधारित योजनाओं को वहां पे प्रॉपर लागू किया जाए। उसके बाद वित्तीय समावेशन, मतलब वहां पे डेवलपमेंट के लिए पैसा का और निवेश किया जाए। ठीक है, वहां पे पैसा पर्याप्त मात्रा में दिया जाए ताकि वहां पे वित्तीय समावेशन हो और आर्थिक एक्टिविटी हो। ठीक है, उसके बाद कौशल विकास, वहां के लोगों के लिए, वहां के जिस तरीके से मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक रोशनी कार्यक्रम आया था, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए, वहां के लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए क्या किया गया था, एक योजना लाया गया था। तो उस तरीके से विकास कार्यक्रमों को वहां पे सक्रिय रूप से लागू करना, और स्थानीय समुदाय की भागीदारी, वहां के जो प्रॉपर लोकल लोग हैं उन्हीं लोगों को लेके उनके विकास संबंधी योजनाओं को बनाना। ठीक है, आप लोगों को क्या कमी है, क्या चीज की आवश्यकता है, इससे उनका उनसे जान पहचान करना, उनकी आवश्यकताओं को जानना और उन्हीं के अनुरूप योजनाओं को बनाना। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के लिए स्तंभ है। ठीक है, जो 2015 में आपका लागू किया गया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है समाधान का सिद्धांत 2017, ये आपको पूछ सकता है, ये कब आया था, 2017 में आया था समाधान का सिद्धांत। ये आपको पूछेगा कि समाधान सिद्धांत किस एक्टिविटी से संबंधित है, तो आप बोलेंगे नक्सलिज्म से। ठीक है, नक्सलवाद को हटाने के लिए। तो इसमें हर एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो इसको अगर हो सके तो याद रखना, नहीं तो एन को तो याद ही रखना, ये एन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, SAMADHAN, समाधान। तो एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, एक तो प्रॉपर लीडरशिप देना है। एग्रेसिव स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको एग्रेसिवली वहां पे अप्लाई करना है। तीसरा, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, वहां पे मोटिवेट करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज। ठीक है ना। उसके बाद एच का मतलब है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। ए फॉर है एक्शन फॉर ईच थिएटर, मतलब हर क्षेत्र के लिए एक्शन निर्माण करना वहां पे। ठीक है, उसके बाद एन का मतलब है नो एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब जो बाहरी संस्थाओं के द्वारा माओवाद के प्रचार प्रसार के लिए पैसा मिलता था उनको, ठीक है ना, उसको रोकना। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को रोकना, ये सब चीज आपका एन का मतलब है नो एक्सेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये समाधान में इस जो 8 वर्ड हैं, इन 8 का ये अपना अपना मीनिंग है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। ये कब आया था, 2017 में आया था। राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना कब आया था, 2015 में आया था। क्लियर, इन सब को याद रखिएगा। अगला देखिए, ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो ये ऑपरेशन प्रहार केंद्र सरकार की योजना है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा ये संयुक्त ऑपरेशन था। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार, ये भी आपके नक्सलवाद से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ये 2025-26 में आया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में आया था। ये आज तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी संयुक्त अभियान है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा। इस अभियान के बाद बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण हुआ था। ठीक है ना। क्लियर।
तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बहुत ही वृहद स्तर पर चलने वाला नक्सली विरोधी संयुक्त अभियान था। ठीक, उसके बाद अगला है आपका ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार मतलब बस्तर क्षेत्र में चलाया गया एक बहु एजेंसी अभियान है। बहु एजेंसी मतलब इसमें बहुत सारे एजेंसीज मिलके काम किए थे, है ना, जैसे दुर्गा फाइटर्स हो गया, दंतेश्वरी फाइटर्स हो गया, बस्तर फाइटर्स हो गया, पुलिस हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, राज्य पुलिस हो गया, केंद्र पुलिस हो गया, है ना, भारतीय सेना हो गया, वायु सेना हो गया। इन सब ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कगार, बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसके अंतर्गत सुरक्षा बलों के द्वारा स्थायी कैंप स्थापित किया गया था, है ना, मतलब बहुत सारे स्थायी कैंप स्थापित किए गए थे ताकि उस एरिया में नक्सली एक्टिविटी मत हो और विकास कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए। तो इसी सुरक्षा कैंपों के अगल बगल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक योजना चलाया गया था, है ना, नियत नेल्ला नार योजना। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि जो भी सुरक्षा कैंप है उसके 5 किलोमीटर के अंदर में जितने भी आपके सरकारी नीति नियमों को प्रॉपर रूप से गाइड करने के लिए, चलाने के लिए, है ना, उसके अवसंरचना विकास करने के लिए नियत नेल्ला नार योजना भी चलाया गया, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये रहा, देखिए अगला में ही है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियानों में देखिए सबसे पहले नियत नेल्ला नार योजना, यही है। इसका अर्थ ही होता है क्या, आपका अच्छा गांव, ठीक है, मतलब डेवलप्ड गांव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तगड़ा हो, इस टाइप का विचारधारा वहां के लिए, है ना। तो आपका इस योजना के तहत सुरक्षा शिविर मतलब जो कैंप लगे थे उसके आसपास स्थित गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मूलभूत सुविधा मतलब क्या, वहां पे राशन मिलने के लिए राशन दुकान, स्वास्थ्य के लिए जो भी छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, आधार कार्ड के लिए सीएससी, जो आप लोगों का सीएससी सेंटर होता है ना, वो सब चीज, बैंकिंग सेवाओं के लिए भी जो छोटे छोटे सेवा केंद्र होते हैं वो सब चीज की स्थापना, शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूलों का प्रॉपर संचालन, पेयजल के लिए जल मिशन, है ना, अवसंरचना विकास के लिए जो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब चीजों का प्रॉपर विकास, सभी नियमों को लागू करना, सभी नीतियों को लागू किया जाता था। ये था आपका नियत नेल्ला नार योजना। क्लियर। उसके बाद है अगला सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान। ये तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए था एक्चुअल में, लेकिन वहां भी प्रॉपर स्पेशल रूप से वहां पे अप्लाई किया जा रहा था इसको। ठीक है, तो सरकार के 23 जिलों में ये चल रहा है, 31 योजनाओं को एकीकृत करके यह अभियान को चलाया गया था, है ना। जो भी आप लोगों का 31 योजना ऐसे हैं जो एरिया के डेवलपमेंट से संबंधित हैं, ठीक है ना, लोगों के सामाजिक सुधार से संबंधित, उनको एकीकृत किया गया था और चलाया गया था। उसका नाम था सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान। ये 2026 में ही चलाया गया। उसके बाद तीसरा है बस्तर शांति समिति। बस्तर शांति समिति का गठन किया गया था ताकि नक्सल हिंसा से प्रभावित जो परिवार है उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके उनके लिए, है ना। ये सामाजिक जागरूकता का एक परिचायक है और बस्तर शांति समिति लोगों के द्वारा बनाया गया एक समिति था, है ना। ये सरकार के द्वारा अप्रूव था, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद चौथा देखिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति। तो आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली होते थे जैसे लीडर्स होते थे बड़े बड़े, ठीक है, तो उन लोग अगर आत्मसमर्पण करते थे तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी, उनको आवास की सुविधा दी जाती थी, कौशल प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि भविष्य में वो अब कुछ रोजगार करें और अपना जीवन यापन करें, प्रॉपर मुख्य धारा से जुड़कर, और रोजगार में सहायता दिया जाता था। कौशल ट्रेनिंग होने के बाद उनको प्रॉपर किसी जगह में, या तो इंडस्ट्री हो गया, या तो फिर कोई खनन खान हो गया क्षेत्र हो गया, या तो फिर कोई कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, उनमें उनको क्या दिया जाता था, रोजगार के लिए सहायता दी जाती थी। क्लियर। चलिए, उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग बस्तर फाइटर्स। बस्तर फाइटर्स क्या है, एक विशेष स्थानीय पुलिस बल है जो जिसमें बस्तर के ही प्रॉपर युवाओं को लिया जाता था और भर्ती की जाती थी। क्यों, क्योंकि उनको पूरा आइडिया है कि कौन सा एरिया कहाँ पे बीहड़ है, कहाँ पे वन क्षेत्र है, कहाँ सघन वन है, कहाँ नक्सलियों का ज्यादा संकेंद्रण है। तो इन सब चीज के लिए ये एक अच्छा मुहिम था, है ना, सरकार के द्वारा जो लागू किया गया था बस्तर फाइटर। ये विशेष स्थानीय पुलिस बल जिसमें स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती थी। उसके बाद छठवां जो है हाट बाजार क्लिनिक योजना। ये तो पूरे भारत छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो ये हाट बाजार क्लिनिक योजना मतलब दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाई है। मोबाइल चिकित्सा इकाई मतलब जो सीधा अस्पताल का लगभग जितना भी चीज होता है, हॉस्पिटल का जितना भी मूलभूत आवश्यकता की चीजें होती हैं, वो एक आपके वैनिटी वैन टाइप का रहता है। उसमें सारी मेडिकेशन और आपके जितना भी इंपॉर्टेंट चीज होता है यार, हेल्थ से संबंधित, समझो, जिसमें प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यकता होता है, वो सब चीजों को लेके तुरंत एक गाड़ी से ही यहाँ से वहां पहुंचाना ताकि उनको आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा कम से कम मिल सके, है ना, इमरजेंसी समय में।
ठीक, उसके बाद सातवां है वन धन विकास केंद्र। वन धन विकास केंद्र मतलब वहां जो आदिवासियों को द्वारा लघु वनोपज का उपार्जन किया जाता था उसको एक उनके क्या बोलना चाहिए, समर्थन मूल्य पे खरीदी करना है ना, उसके लिए वन धन विकास केंद्र की स्थापना किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, लघु वनोपज का मूल्य संवर्धन, ठीक है, और आदिवासियों के आय में वृद्धि। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए भारत में छत्तीसगढ़ में चुनौतियां। छत्तीसगढ़ में तो बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि छत्तीसगढ़ एरिया ही पूरा 44% छत्तीसगढ़ का वन एरिया है, जान रहे हो। तो इनमें इन लोगों के बसने के लिए, अपने विचारधाराओं को फैलाने के लिए एक प्रॉपर इन लोगों को वो मिला हुआ था एरिया, तो इसलिए दंडकारण्य क्षेत्र को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे ये। तो उसके लिए क्या क्या चुनौती थी, पहला सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है। दूसरा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, अब बीहड़ है, जंगल है, वन है। प्रशासनिक कमियां, अब प्रशासनिक कमियां जो पहले बताया था, भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियों का उन तक प्रॉपर पहुंचना नहीं, ठीक है ना, तो उनके साथ जनसंपर्क नहीं, ठीक है। तो देखिए चौथा में जनसंपर्क में कमी, अब उनके साथ हम लोग कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, उनके विचारधाराओं को ही नहीं जानेंगे तो हम लोग सुधारेंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद राज्यों के बीच समन्वय की कमी, अब देखिए गवर्नमेंट अलग अलग हो जाता है, कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं बसपा है, कहीं आप है, कहीं कुछ है ना। तो इस तरीके से अगर दो राज्यों के बीच में गवर्नमेंट अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच समन्वय थोड़ा सा स्थापित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये सब भी कमी हो गई। जैसे अब देखिए इस नक्सलवाद को हटाने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड सभी सरकार को एक होने की जरूरत है ना। लेकिन अब विचारधाराओं के मतभेद और कुछ चीजों के मतभेद के कारण समन्वय की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्थानीय समर्थन, अब जो स्थानीय लोग रहते हैं उनका तो विचारधाराओं को पूरा माओवादी विचारधाराओं से जोड़ दिया जाता है, तो उनका पूरा पूरा समर्थन रहता है, ठीक है ना। तो इस कारण से भी एक टास्क हो जाता है ये। उसके बाद सरकार की नीतियों का लोगों तक पहुंच नहीं, करप्शन जान तो रहे हो आप। उसके बाद खुफिया जानकारी का अभाव, अब देखिए उनके खुफिया जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास ऐसा तंत्र नहीं था कि हम लोग उनकी विचारधाराओं को जान पाए, वो लोग क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, अगली बार क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों का हमें पता नहीं चल पाता था, ठीक है। तो ये सब आपके नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए नक्सलवाद उन्मूलन के उपाय, क्या क्या उपाय किए गए, तो देखिए उपाय दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक होता है सुरक्षात्मक उपाय, एक होता है विकासात्मक उपाय। सुरक्षात्मक मतलब जो अपने आप को उनके एक्टिविटी, उनके हिंसक एक्टिविटी से सुरक्षा, लोगों को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षात्मक उपाय। और विकासात्मक मतलब उनके एरिया में ऐसा डेवलपमेंट करो, ऐसा अच्छे अच्छे कार्य करो कि वो खुद से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं उस चीजों से, और वो खुद मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित हो जाएं। तो इस तरीके से हम लोग उपाय को दो तरीके से बांटेंगे, एक सुरक्षात्मक उपाय और एक विकासात्मक उपाय, ठीक है। तो देखिए सुरक्षात्मक उपाय सबसे पहले देखते हैं। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए कोबरा कमांडो की नियुक्ति, ये कोबरा कमांडो है ना, जो बहुत ही ट्रेंड स्पेशलाइज्ड सैनिक फोर्स होते हैं, है ना, ये कोबरा कमांडो होते हैं। उसके बाद केंद्र राज्यों की सैन्य एजेंसियों का समन्वय, ठीक है, जैसे केंद्र के सैन्य एजेंसी हो गए, फिर राज्य के पुलिस बल हो गए, इन लोगों के बीच में समन्वय होना जरूरी है। एक उचित संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम उचित होना चाहिए। उस अब जंगली क्षेत्र में कैसे आप बातचीत करोगे, ना वहाँ नेटवर्क है, ना टावर है, ना कोई संचार का माध्यम है, तो एक उन्नत संचार प्रणाली की भी आवश्यकता है। उसके बाद सैन्य भर्तियों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति, क्योंकि स्थानीय लोग को नियुक्त करोगे तो उनको पूरा आइडिया रहेगा उस एरिया के बारे में, किस तरीके से वो अटैक कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपना प्लानिंग करते हैं, कौन से एरिया में छिपते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे उनका आवास है। उसके बाद सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि, देखिए उस एरिया में जितने नक्सलवाद हैं उन लोगों को, अब देखिए सरकार का नियम होता है कि इसमें आम जन को हानि मत हो, लेकिन उनका विचारधारा ये होता है कि जो भी सामने आए उसको उड़ाओ, जो हमारे अगेंस्ट में है उनको खत्म कर दो। तो सरकार को ऐसे कामों के लिए सुरक्षा बल की संख्या में बहुत वृद्धि की जरूरत है, ताकि वो चुन चुन के नक्सलवादी को ही पकड़ पाए, ना कि आम जन को, ठीक है। उसके बाद ड्रोन एवं तकनीकी से सहायता से निगरानी, है ना। तो जैसे अभी जो जितना भी ऑपरेशन चलाया गया था 2026 में, उसमें ड्रोन का पर्याप्त यूज किया गया था, है ना। तो ये सब चीज से तकनीकी की सहायता से उनको समाप्त करना, ठीक है। तो ये सब आपके नक्सलवाद उन्मूलन के उपाय हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, इस सबको देख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछ सकता है, ये सेंट्रलाइज्ड है। और नक्सलवाद एकदम एकदम हॉट टॉपिक है ये, इससे संबंधित अभी आपके 10 साल तक क्वेश्चन आते रहेंगे छत्तीसगढ़ के सारे वनडे एग्जाम में, और कुछ भी हो, मतलब चाहे वो किसी से संबंधित एग्जाम हो, इससे आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही रहेगा। तो देखिए कौन कौन से, और देखिए एक
आंध्र प्रदेश सरकार का एक ग्रेहाउंड मॉडल है, ठीक है, ग्रेहाउंड मॉडल ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल के रूप में जाना जाता है, जो कि मतलब नक्सलवाद विरोधी आंदोलनों में ये मतलब एक बेहतरीन योजना है, मान के चलो आंध्र प्रदेश का ग्रेहाउंड मॉडल। इसके अंतर्गत नक्सलवाद उन्मूलन के लिए एक सफल मॉडल, ठीक है। इसकी विशेषता क्या क्या है? विशेष प्रशिक्षित कमांडो का यूज किया जाता था इसके लिए, खाली जो नक्सलियों को ही टारगेट करके खत्म करें। और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों की समझ, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से लोग छुप सकते हैं, इसकी पहली समझ विकसित की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद त्वरित कार्रवाई, अगर कहीं पे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे नक्सली हैं, यहाँ पे कुछ हिंसक एक्टिविटी हो सकते हैं, उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई किया जाता था, तुरंत। ऐसा नहीं कि लाल फीताशाही टाइप का, उससे साइन कराओ उससे साइन कराओ, फिर वो गृह मंत्रालय से साइन होके आएगा फिर हम लोग करेंगे, नहीं, तुम एक्टिविटी करो, हम इधर से अप्रूवल दे रहे हैं, त्वरित कार्रवाई। उसके बाद सुरक्षात्मक के साथ साथ विकासात्मक कार्यक्रम, वही मैं जो बताया था, कोई भी एरिया में आप लोग दो तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या तो उनको रोक दो कुछ गलत कार्य करने से, वो सुरक्षात्मक उपाय है, या तो कुछ ऐसा कार्य करो जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर खुद छोड़ दें वो चीज को, है ना, वो विकासात्मक कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के साथ में ये ग्रेहाउंड मॉडल आंध्र प्रदेश का बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल की तरह उभरा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा विकासात्मक कार्यक्रम, ये क्या है? पहला तो सुशासन, मैं बताया ना, इससे लोगों को हमें मोटिवेट करना है, वहां के लाइफस्टाइल को बदलना है, ताकि वो माओवादी विचारधारा को छोड़ के स्वयं मुख्य धारा में आ जाएं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? पारदर्शिता होना चाहिए, सुशासन में जवाबदेहिता होना चाहिए कि तुम्हारे पास इस चीज की कमी हुई तो उसका जवाबदेही हमारा है, हम उसको पूरा करेंगे। जन भागीदारी होना चाहिए, जैसे कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, जिसमें प्रत्येक लोग सदस्य होते हैं, गांव के जो 18 साल से ऊपर होते हैं वोट दे सकते हैं, ठीक है। सेवा वितरण, जितना भी जैसे खाद्य पदार्थों के लिए राशन दुकान होता है, वहां पे आप लोगों को खाद्य पदार्थ वितरण किया जाता है, ये सब चीज का प्रॉपर नियमन होना चाहिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये आपका सुशासन में आता है। तो सुशासन को किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं कि वहां पे सुशासन हो रहा है कि नहीं? तो पारदर्शिता को जानने के लिए शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, कोई भी शिकायत करे तो तुरंत उसका कार्यवाही, त्वरित कार्यवाही हो। उसके बाद अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ये तो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, या तो फिर कोई भी चीज आपको प्रॉपर नहीं मिल रही तो मॉनिटर करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। उसके बाद ई ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, ठीक है ना, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल त्वरित सेवा, है ना, तुरंत उनको सेवा मिले, जैसे बैंक अकाउंट खोलना है उनको तो तुरंत वहां पे डिजिटलाइज रूप से आधा से एक घंटा में उनका अकाउंट खुल जाए, ठीक है। उसके बाद लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ठीक है ना, ये जन चौपाल, ये सब आपके सुशासन के लिए इंपॉर्टेंट पहल है, क्लियर। उसके बाद देखिए वन अधिकार अधिनियम 2006, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक्चुअल में जो वनवासी होते हैं उनके लिए आर्थिक सामाजिक जीवन जीना बहुत कठिन होता है, ठीक है। उनके पास इनकम का सोर्स होता नहीं है, वो केवल अपने लाइफ स्टाइल के लिए, पूरा जीवन यापन करने के लिए अपने वन पर डिपेंड रहते हैं। और जो सरकार की राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देना, नेशनल पार्क, है ना, फिर उसके बाद आपका वन अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर देते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं, रामसर साइट घोषित कर देते हैं। इन सब चीजों से उनका उन पे बंदिशें लग जाती हैं कि उस एरिया में कोई भी मानव एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, जिससे इनका जो है आर्थिक एक्टिविटी समाप्त हो जाता है, फिर ये गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो इसी कारण वन अधिकार अधिनियम 2006 लाया गया था, इन्हीं को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए। तो उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, वनवासियों एवं जनजातियों को भूमि अधिकार देना, आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके आजीविका के लिए जो भी सुरक्षित है, वो जो भी वनोपज उपार्जन करते हैं उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार के द्वारा खरीदा जाता है, ठीक है। विस्थापन में कमी लाना, अब देखिए वहां पे नेशनल अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो वहां से उनको विस्थापित कर दिया जाएगा, तो विस्थापित ना करके उनको वन अधिकार दिया जाता है, ठीक है। भूमि का वैधानिक अधिकार देना, है ना, वैधानिक मतलब कानूनी रूप से उनको अधिकार देना, राज्य के प्रति विश्वास बढ़ाना। अब ये सब कार्य करने से, हाँ ठीक है, सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है करके ये वामपंथी सोच को छोड़ के दक्षिणपंथी सोच की ओर आए और मुख्य धारा में जुड़े, ये मुख्य उद्देश्य था वन अधिकार अधिनियम 2006 का, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? पेशा एक्ट। पेशा एक्ट जान रहे हो, भूरिया समिति पंचायती राज, ठीक है, 1996, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पेशा का फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है उस एरिया में पंचायतों को विस्तार करना, कुछ स्पेशल प्रावधान करके उन लोगों को अलग तरीके से
पंचायती राज चलाने के लिए छूट देना, ये आप लोगों का पेशा एक्ट है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का विस्तार कर ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना। देखिए, पेशा एक्ट में ग्राम सभा को इतना सशक्त बना दिया गया है कि वो चाहे तो कुछ भी डिसीजन अपने हित के लिए ले सकते हैं अपने तरीके से, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है ना। लेकिन अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ जाने के कारण उस ग्राम पंचायत को भी नहीं सुना जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस गांव के प्रत्येक आदमी, सॉरी, उस पंचायत के प्रत्येक आदमी या औरत या जो भी हो, 18 वर्ष से ऊपर हो और जो वोट देने के लिए एलिजिबल हो, उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो जो भी फैसला होता है आदिवासी क्षेत्र में, वो ग्राम सभा के फैसले के साथ ही होता है। ठीक है। तो वो क्या क्या कर सकते हैं? उनके अधिकार: लघु वनोपज पर अधिकार, उस एरिया के जितने भी लघु वनोपज पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण पर ग्राम सभा की सहमति, जैसे देखिए अभी अडानी वाला केस हुआ था हसदेव में, जो वहां पे ग्राम सभा जो है वो बैठकर अप्रूव नहीं कर रही थी, फिर भी वो भूमि अधिग्रहण हो रहा था, इस टाइप की बात चल रही थी ना। तो वो ग्राम सभा ये फैसला कर सकता है कि उस एरिया को हम लोग किसी कंपनी को देंगे कि नहीं देंगे, कि इसके एरिया में हम लोग उस कंपनी को आने देंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये भूमि अधिग्रहण पर ग्राम सभा की सहमति। उसके बाद स्थानीय संसाधनों को प्रबंधन, जो वहां पे लोकलाइट संसाधन हो गए, जैसे कि पेड़ हो गए, वृक्ष हो गए, लकड़ी हो गया, वनोपज हो गया, इन सब का वो प्रबंधन किस तरीके से करना है वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, और जल जंगल जमीन पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज माओवादी एक्टिविटी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा, देखिए जनजातीय कल्याण कार्यक्रम का संचालन। ठीक है, जैसे अभी पीएम जनमन योजना चला है, जान रहे हैं, जितने भी आपका आदिम जाति है ना, जो 75 पीवीटीजीज ग्रुप है ना पूरे भारत में, और छत्तीसगढ़ में 7 हैं, है ना, एबीबी, के, अबुझ, मड़िया, कोरवा, ठीक है ना, कमार, बैगा, बिरहोर, भुजिया, पंडोप। ठीक है, तो इन लोगों के लिए पीएम जनमन योजना चला था। उसके बाद अखरा निर्माण योजना चला है। बस्तर पंडुम, जो बस्तर के त्योहारों को, सांस्कृतिक धरोहर को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है ना। उसके बाद बस्तर ओलंपिक, बस्तर के लोगों को खेलों से जोड़ने के लिए, है ना, उनके स्वास्थ्य विकास के लिए, है ना, बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। वैसे ही अभी सरगुजा ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था सरगुजा क्षेत्र में। क्लियर। उसके बाद जो जो भी शिक्षा है वो उनकी स्थानीय भाषाओं में दिया जाना। ठीक है, स्थानीय भाषाओं मतलब लोकल लैंग्वेज, है ना, जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, भतरा। ठीक है, इन लैंग्वेज में, ताकि वो प्राथमिक शिक्षा को अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना। क्लियर। साक्षरता बढ़ाने की। उसके बाद एकलव्य विद्यालय आदि की स्थापना, ईएमआरएस की स्थापना किया जाता है ना। एकलव्य एकलव्य जो स्कूल होते हैं, एकलव्य हॉस्टल या एक आवासीय स्कूल होता है जो आदिवासी क्षेत्रों में खोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का जनजातीय कल्याण कार्यक्रम। उसके बाद एक ये जो रोशनी कार्यक्रम आप लोगों को बताया था, रोशनी कार्यक्रम 7 जून 2013 से स्टार्ट है ना। इसके अंतर्गत जो भी नक्सली प्रभावित जिले हैं उनमें 18 से 35 वर्ष, सॉरी 15 बोला था ना, 18 से 35 वर्ष के युवाओं का कौशल विकास करना है। ठीक है, इसमें जो भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं उस एरिया के युवाओं को अगर 18 से 35 वर्ष तक हैं तो उनके कौशल विकास कर उन्हें प्रॉपर रोजगार प्रदान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, रोशनी कार्यक्रम का। ठीक, 7 जून 2013 से, याद रखिएगा। इसमें जो आपका वित्तीय समावेशन होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होता है। इसमें केंद्र 75% देता है और राज्य 25% देता है। ठीक है, इसमें निवेश जो होता है वो। क्लियर। अब देखिए छत्तीसगढ़ के कुछ अभियान, ये इंपॉर्टेंट अभियान है कुछ, इसको भी याद रखेंगे। पहला तो देखिए सलवा जुडूम, ये 2005 में चला था। सलवा जुडूम, इसका अर्थ ही होता है क्या? शांति की ओर लौटो, हिंसा को छोड़ो और शांति की ओर लौटो। ठीक है, इसके जो नेतृत्व किए थे वो क्या है? महेंद्र कर्मा जी ने किया था। ठीक है ना। बोला जाता है कि जो आपका सुकमा के झीरम घाटी में जो अभियान हुआ तो उसका मुख्य कारण एक सलवा जुडूम भी था, ऐसा बोला जाता है ना, कि इन्होंने नक्सलियों को शांति की ओर रोकने के लिए मतलब सलवा जुडूम चलाया था, जिसके कारण मतलब उनका हत्या किया गया था, ऐसा भी बोल दिया जाता है। उसको अपने अपने कॉन्सेप्ट से सब चीज जोड़ते हैं। लेकिन देखिए सलवा जुडूम जो है वो 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसका अर्थ होता है शांति की ओर लौटो, और इसका नेतृत्व किया था आपने महेंद्र कर्मा जी ने। ठीक, उसके बाद अगला है आपका बस्तर फाइटर, बस्तर बटालियन। ठीक है, तो बस्तर के स्थानीय युवाओं की भर्ती किया जाता था ताकि वहां के स्थानीय भौगोलिक स्थितियों को उनको लाभ मिल सके, है ना, और मतलब पता चल सके कि इस तरीके की एक्टिविटी कहाँ पे होता है। तो ये सब आपका वो हो गया। उसके बाद दुर्गा फाइटर्स, दंतेश्वरी फाइटर्स। ठीक है, नक्सलवाद से लड़ने के लिए महिला कमांडो है ना,
महिला कमांडो इकाइयों का गठन किया गया था, दुर्गा फाइटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स के रूप में, ठीक है। उसके बाद एक अभियान चला था पूना नारकोम। पूना नारकोम का अर्थ क्या होता है, नई सुबह, ठीक है। पूना नारकोम का अर्थ होता है नई सुबह। देखिए ये एक क्या बोलना चाहिए, कौशल विकास और रोजगार ट्रेनिंग है, ठीक है ना। मतलब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, और उनको उस ट्रेनिंग करने के बाद, कौशल विकास करने के बाद रोजगार भी दिया जाता था उनको, ठीक है ना। वहीं के स्थानीय निकायों में, चाहे वहां पे कुछ इंडस्ट्री हो गया तो वहां पे रोजगार दिया जाता था, कैंपस बुला के उनको सेलेक्ट किया जाता था। तो ये पूना नारकोम मतलब नई सुबह, ये कौशल विकास और रोजगार से संबंधित योजना है, ठीक है, नक्सलवादी क्षेत्र में, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है आपका लोन वर्राटू। लोन वर्राटू, इसका अर्थ होता है घर वापस आइए। अब जो भी नक्सली अपने एरिया को छोड़ के नक्सली गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनको अपने घर वापस बुलाने, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लोन वर्राटू नाम का कार्यक्रम चलाया गया था। इसका अर्थ ही होता है घर वापस आइए, नक्सलियों को आत्मसमर्पण प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये इस योजना के अंतर्गत अगर कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो उसको रहने के लिए जमीन दिया जाता है, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है, 3 साल तक राशन फ्री में दिया जाता है, ठीक है ना, राशन और आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके बाद उनको रोजगार ट्रेनिंग किया जाता है, कौशल विकास करा के उनको रोजगार दिया जाता है। ये लोन वर्राटू का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद अगला है बस्तर चौपाल। इसे बस्तर की आवाज भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए बस्तर चौपाल का अर्थ होता है क्या है, ये जो केंद्र या राज्य सरकार के मुख्य अधिकारी होते हैं वो जाकर डायरेक्ट जनसंपर्क करते हैं। मैं बताया था नक्सलवाद पनपने का एक कारण भी था जनसंपर्क नहीं होना, तो उसी को पूरा करने के लिए बस्तर चौपाल की स्थापना की गई, है ना। इसमें अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता था, जनसंवाद किया जाता है, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, तथा नक्सली लोग जो दुष्प्रचार करके लोगों को अपने विचारधाराओं में फंसा लेते थे उसे रोक कर उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते थे। ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, बस्तर चौपाल, इसे बस्तर की आवाज भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं, एक दो वो देखते हैं, है ना, जगह जो इंपॉर्टेंट है नक्सली एक्टिविटीज के लिए, ठीक। तो सबसे पहले देखिए झीरम घाटी हत्याकांड। इसका डेट याद रखिएगा, 23 मई 2013 को ये सुकमा के झीरम घाटी में हुआ था ये कांड, ठीक है। इसमें महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और कई दिग्गज नेताओं, जिनमें नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल, इन सब के मतलब इन सब की हत्या कर दी गई थी, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है झीरम घाटी हत्याकांड, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो एक झीरम घाटी हत्याकांड। दूसरा लिखिए कर्रे गुट्टा पहाड़ी। कर्रे गुट्टा पहाड़ी, इसको अभी पूरा केंद्र सरकार के द्वारा घेरा गया था, ठीक है। जो आपके जितने भी नक्सली मूवमेंट का ये मुख्य केंद्र हुआ करता था, ठीक है ना। और इस मुख्य केंद्र में क्यों, क्योंकि वहां का माहौल इतना घना जंगल है वो, कि वहां पे ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे लोगों को पकड़ना आसान नहीं था, है ना। वहां बहुत बीहड़ है, वो बहुत घना जंगल है, और नक्सलियों के लिए सबसे उपयुक्त निवास है क्या, कर्रे गुट्टा पहाड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, बीजापुर में है। क्लियर, याद रखिएगा, अत्यंत घना जंगल है, नक्सलियों का सबसे उपयुक्त निवास है ये। उसके बाद एक है बड़े सट्टी गांव। बड़े सट्टी एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट लगा, बड़े सट्टी गांव, ये सुकमा जिला में है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव बना है, याद रखिएगा, बड़े सट्टी, ठीक है। तो ये 3 एरिया याद रखिएगा, ठीक है, झीरम घाटी, कर्रे गुट्टा और बड़े सट्टी। उसके बाद एक टर्म आता है शहरी नक्सलवाद। तो शहरी नक्सलवाद किसे कहा जाता है, तो शहरी नक्सलवाद, देखिए ये एक कोई वैज्ञानिक या तो कानूनी रूप से टर्म नहीं है, है ना, कानूनी शब्द नहीं है शहरी नक्सलवाद। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग व्यक्तियों, समूहों या नेटवर्कों के लिए किया जाता है, ठीक है, जो शहर पर रहते हैं, ठीक है, और उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि शहर में रहकर ये नक्सली एक्टिविटी आंदोलनों को वैचारिक, वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, उनको वस्तुएं देते हैं, सामग्री देते हैं, ताकि तुम नक्सलवाद को, और मतलब एक तरह से ये मोटिवेट करते हैं नक्सलवादी एक्टिविटीज को, ठीक है, शहरों में रहकर। तो ये आप लोगों का शहरी नक्सलवाद कहलाता है। क्लियर है, ठीक। तो यहां तक आप लोगों का नक्सलवाद पूरा कंप्लीट होता है। जहां तक मेरे को लग रहा है कि इतने से आप लोगों का 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको बताया हूँ, और जो भी टॉपिक अगर एक आध दो छोटा मोटा टॉपिक और डिस्क्राइब करने की जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक बहुत हद तक आप लोगों का नक्सलवादी जो आप लोगों का एक्टिविटी है, नक्सलवाद विचारधारा है,
किस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपना विचारधारा दिया, किस तरह से लेनिन ने अपना विचारधारा दिया, फिर उसको माओ से तुंग ने किस तरीके से अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद भारत में किस तरीके से नक्सलवादी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, है ना, भारत सरकार ने क्या उसको उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्य किया, कब लास्ट रूप से नक्सलवाद समाप्त होने का डेट है ना, 31 मार्च 2026। कौन कौन से अभियान चलाए गए थे, रेड कॉरिडोर क्या है, 2006 में मनमोहन सिंह ने क्या किया था, ठीक है ना। उसके बाद समाधान पोर्टल क्या है, समाधान योजना क्या है, ठीक है। उसके बाद ये राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए यहीं पे आज आप लोगों का क्लास को खत्म करते हैं नक्सलवाद का। इसके बाद कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और जिसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत रहेगी, आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा या तो फिर कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, साइनिंग ऑफ।